स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। और अब खबरें विस्तार से। शोपियां में आतंकी हमला हुआ है। 3 गैर स्थानीय लोगों को गोली मारी गई है। हमले में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 घायलों का ऑपरेशन किया गया है। ये तीनों बिहार के बताए जा रहे हैं। इनका ताल्लुक बिहार के सुपौल जिले से है। राजनीतिक नेताओं ने हमले की निंदा की है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी शोपियां आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों और उनके परिवार के सदस्यों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की यहां डीसी कॉम्प्लेक्स में होने वाली बैठक गैर स्थानीय लोगों पर हमले के कारण स्थगित कर दी गई है। इस वक्त हम वहीं पे मौजूद है जहां पे कल पौने 9 बजे जो 3 गैर रियासती मजदूर जब काम से वापस लौट रहे थे तो यहीं पे 2 बंदूकबरदार नमूदार है तो उन पे गोलियां चलाई। तो यहाँ पे कुछ ही मीटर दूर गागरिन जो है एसओजी कैंप यानी कि पुलिस स्टेशन भी यहीं पे है। तो वो वहाँ तुरंत यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे जो मकामी मुसलमान है उन जख्मियों को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान पहुँचाया और बर वक्त उनको वहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए जो है फिर बाद में श्रीनगर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है जहाँ उनकी हालत जो है मुस्तकिम है, अभी वो स्टेबल है। तो अगर सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाएगा तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि छोटे हथियार लेके वो जो 2 बंदूकबरदार थे वो नमूदार है तो उन्होंने इन गैर रियासती मजदूरों पे गोलियां चलाई थी। अब कैमरे के जरिए हमको आपको दिखाना चाहिए, यही वो जगह है। यहाँ पे नीचे आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे एक जो टी शर्ट यहाँ पे पड़ी है एक मजदूर के और एक जूता भी यहाँ पे मौजूद है और खून के निशान यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो है इस इलाके में अभी भी दुकानें बंद है। रात भर जो सर्च ऑपरेशन चला उसके बाद उस ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन इस को लेकर नहीं आई है कि किसी की गिरफ्तारी क्या अमल में लाई गई है, क्या पूछताछ चल रही है। फिलहाल ये बताना कबल वक्त होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे जो है गैर रियासती मजदूर जो है कई यानी कि हज़ारों की तादाद में यहाँ अभी शोपियान में मौजूद है जो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। तो कई जो मजदूर हैं उनसे बात करनी चाहिए तो उनके जो है उनके चेहरे पे यानी कि वो बात करना नहीं चाहते हैं, उनके दिलों में एक खौफ तारी हो चुका है जिसकी वजह से वो बात करना नहीं चाहते। तो यहाँ इंतज़ार है कि अभी यहाँ पे अभी कोई ऑफिशियल नहीं पहुँचा है या पुलिस की तरफ से या सीआरपीएफ या आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं पहुँचा है जिससे हम तफसीलात मालूम करते। तो फिलहाल यहाँ पे है अभी जो है नॉर्मल सी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। शब्बीर, इस वक्त वहां क्या कुछ चल रहा है? इस घटना के बाद से पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, वो तमाम तरफ से इसकी जो है निंदा की जा रही है, इसकी मजम्मत की जा रही है। यहाँ तक कि एलजी ने भी इस घटना की निंदा की है। दूसरी तरफ एक जाहिर है कि एक अरेस्ट होगा उन तमाम लोगों में जो बाहर के हैं, जो गैर मकामी है, किसी और रियासत के जम्मू कश्मीर में आके रह रहे हैं। तीसरी बात यह भी है कि घायलों की स्थिति अभी कैसी है? शब्बीर, देखिए विशाल, पहली बात ये कि घायलों की स्थिति क्या है। अभी वो जेर इलाज हैं, उनका इलाज चल रहा है। एक वेंटिलेटर पे है जिसकी हालत कुछ ज्यादा खराब थी बाकियों के मुकाबले में, लेकिन तीनों का इलाज चल रहा है और डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सेहतयाब हो जाए। जहां तक सिचुएशन का ताल्लुक है, यहाँ पे काफी लोग काम करते हैं, श्रीनगर में भी और बाकी इलाकों में भी। ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। अगर आप किसी भी शख्स से बात करें, गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं उनसे भी बात करें तो वो जो यहाँ काम करते लोग काम जो कर रहे हैं वो इतने ही सेफ हैं जितने यहाँ आम लोग सेफ हैं। अब ये है कि अब ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं। अब हमने देखा 2022 में बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हुए। ये एक अटेम्प्ट है जो एक माहौल बना है पीस का, उसको डिसरप्ट करने का। अब ये तरीका 2021-22 के बाद निकाला गया क्योंकि मिलिटेंसी की जो ताकत है वो बहुत कम हो गई। पहले वो ये अपनी प्रेजेंस ग्रेनेड धमाके करते थे, कहीं भी ग्रेनेड उठा के फेंक दिया। फिर जब वो भी नहीं चला और ताकत कमजोर हो गई तो ये टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। हाइब्रिड मिलिटेंसी एक्चुअली विशाल, हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि एक पिस्टल बॉर्न
शख्स है उसके साइलेंसर लगा है, वो कहीं भी जाके फायरिंग करके निकल जाता है। इसको ये एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। कोई पैनिक नहीं है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कई हमें मिले अपने नॉर्मल रूटीन बिजनेस पे हैं, हाँ, लेकिन जरूर ये बात है कि अंदर ही अंदर काफी लोगों को ये परेशानी है कि ये फिर से सिलसिला शुरू क्यों हुआ। 2022 में हमने काफी इंसिडेंट्स देखे, 29 इंसिडेंट्स देखे। इस साल भी ये तीसरा इंसिडेंट है। पहले संजय शर्मा का हुआ था, उसके बाद दीपू, एक अनंतनाग में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी एक आम शख्स था जो वहां पे काम कर रहा था सर्कस में, और ये इंसिडेंट अब ये हुआ अटैक का, वो 2 मारे गए थे। ये 3 अभी जेर इलाज हैं, इनको जख्म है, काफी जख्म है, लेकिन इलाज चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि इन्हें कोई परेशानी ना हो, ये सेहत याब हो जाए। शब्बीर, मैं जरा टीआरएफ के बारे में जानना चाहूंगा। बीच में कई बार ऐसी खबरें आई थी कि टीआरएफ या जैसी और जैली तंजीमें हैं जो जिसका किसी न किसी बड़े दहशतगर्द तंजीम से जो ऑपरेट होते हैं सरहद पार से, उनसे ताल्लुक रहा है। तो टीआरएफ के बारे में भी ऐसी खबरें आई थी कि इनसे जुड़े तमाम लोगों पर कई कार्रवाइयां हुई हैं, सख्त कार्रवाइयां हुई हैं, प्रॉपर्टीज अटैच की गई है। लेकिन फिर ये टीआरएफ आखिर क्या है, किस तरह से ये ऑपरेट करता है और कैसे ये किसी भी वाकये की जिम्मेदारी ले लेता है, कितनी हकीकत होती है इस बात में? देखिए विशाल, ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनी अलग अलग टाइम में, अलग अलग वक्त में। मिलिटेंसी यहाँ जेकेएलएफ से स्टार्ट हुई, जो उसके बाद से हिजबुल मुजाहिदीन, फिर बनते गए तहरीकुल मुजाहिदीन। लास्ट में लश्कर का एक जो फैक्टर आ गया, जब बहुत बड़े बड़े यहाँ पे धमाके हुए या सुसाइड अटैक्स होते थे, तो लश्कर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक तरीके से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो गई। लेकिन आज की तारीख में यहाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का वजूद रहना, उनका एक बड़ा स्ट्रक्चर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मिलिटेंसी पे प्रहार हुए हैं चारों तरफ से, अब कुछ मिलिटेंट्स की जो नंबर ऑफिशियली जो नंबर बता रहे हैं वो कुछ ही है, तो उसमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग करके उसकी डोमिनेंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लश्कर की ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बताई जा रही है, जो टीआरएफ है, लश्कर का ही बैक इसको बताया जा रहा है। और अब यहां पे कोई मिलिटेंट मूव करे आसानी से, ऐसा मुमकिन नहीं है जी, या फिर इसकी फंडिंग हो। आपने देखा जिस तरीके से ऑल आउट वॉर चल रहा है, ऑल आउट वॉर सिर्फ ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो इसके पीछे सोच है, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिन पे शक भी है, उनको भी उठा के उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो रही है। प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में अभी मिलिटेंट है, एक जमाने में काफी सारे लोग एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए थे या आजाद कश्मीर पीओके चले गए थे, तो वहां पे कुछ लोग वहां रहे, वो वहां पे जो कैंप्स चला रहे हैं या वहां पे मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं और इनका ताल्लुक कश्मीर से है, उनके घरों पे भी छापे, उनकी प्रॉपर्टी, यानी जितनी भी कार्रवाइयां हो सकती हैं वो गवर्नमेंट सब कर रही है। उसके बावजूद भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 40 साल की इंसर्जेंसी है और इसके पीछे एक पूरी कंट्री बैठी हुई है जो इसको चला रही है। तो ये चीजें, अब ये एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ कर कहीं भी किसी को भी एक शख्स चला गया, उसके पास कहीं भी एक छोटी सी पिस्टल है, मोबाइल फोन से की इसके साइज की उठा के निकाल के उसने निशाना बना दिया, तो इसको रूल आउट नहीं कर सकते। आप रूल आउट कंप्लीटली नहीं कर सकते, सिक्योरिटी चैलेंज है, किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कि 172 मिलिटेंट मारे गए, कमांडर जो मिलिटेंट टॉप टेररिस्ट कमांडर्स थे खत्म है, टीआरएफ के जो भी कमांडर्स हैं या पिछले इंसिडेंट्स में जो जिन पे इल्जाम था कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस ने कहा उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये सब कोशिशें चल रही है, एसआईए, एसआईयू, एनआईए, जितने भी एजेंसीज हैं, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ये चैलेंज है, हाइब्रिड मिलिटेंसी एक बड़ा चैलेंज 2022 में बन के उभरा। आपको अगर याद होगा कि 26 जून तक एक ही हफ्ते में 9 इंसिडेंट्स ऐसे टारगेट किलिंग्स के हुए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बाहर के लोग हैं, बाहर की रियासतों के लोग हैं, उनको टारगेट बनाया गया। जो सीरीज में पुलिस कर्मी हैं उनको निशाना बनाया गया, उनके बच्चों को निशाना बनाया गया, यहाँ के पंच सरपंच कितने मारे गए इन टारगेट किलिंग्स में। ये बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी चैलेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक, जो लोग बाहर से यहाँ हैं, परेशानी जरूर है लेकिन पैनिक नहीं है। वो आज भी रूटीन में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक मजदूर शख्स के सिवा एक ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा कि वो काम करे। बिल्कुल शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद,
इस वक्त क्या आपके पास ऐसी जानकारी है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? इरशाद। जी विशाल जी, जैसा कि अभी जो मार्केट अब धीरे धीरे अब जो है खुलने लगा है और यहाँ पे जो हालात अब मामूल पे आ रहे हैं, नॉर्मल सी है। तो अभी हम वहाँ पे है जो ऊपर जो 3 गैर रियासती मजदूर जो ऊपर हम दिखाना चाहते हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं ऊपर वो कमरा है जहाँ पे ये बैठे थे 3 मजदूर। अभी जो हमारे पास अब सब खबर सामने आई है, हमने यहाँ के पड़ोसी से बात की थी, वो अपने कमरे में बैठे थे। जैसे ही वो आए तो उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे जो है 2 बंदूक बरदार ऊपर उस कमरे में चले गए और वहाँ पे उनपे अंधाधुंध फायरिंग की है। और अब जो है फिर उनको बाद में वहाँ पे जो ऊपर पुलिस गई है और पुलिस के साथ साथ यहाँ पड़ोसी जो मुसलमान है उन्होंने उनको हॉस्पिटल पहुँचाया और उसके बाद उनको श्रीनगर शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे वो अभी जो है उनकी जो हालत है वो स्टेबल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं गाँव में इस तरह के वारदात हुआ करते थे, लेकिन ये मेन टाउन में इस तरह का सामने कल जो इंसिडेंट पेश आया है, ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो पुलिस के सामने या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो वाक़ा पेश आया कि जैसे कि यहाँ शबीर साहब भी कह रहे थे कि ये यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है उनके रिश्तेदारों को मारा गया है, 5 सरपंच उनको टारगेट बनाया गया है, न कि गैर रियासती मजदूरों को ही टारगेट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है गैर रियासती जो मजदूर है वो अभी हम देख रहे थे कि वो अपने कामों पे जा रहे हैं। किसी कई लोगों में खौफ तारी हो चुका है, लेकिन बेशक जो मजदूर है वो मामूल की तरह काम पे चले जा रहे हैं, क्योंकि एक रिश्ता बना हुआ पिछले 30 साल या 50 साल से लोग रह रहे हैं। जो यहाँ पे जो जैसे इंसिडेंट में जो 3 जख्मी हो गए, उनका जो ठेकेदार उनका भाई है वो पिछले 40-50 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके जो है भतीजे उसमें जख्मी हुए हैं। वो ठेकेदार लगातार यहाँ के लोगों के साथ उठते बैठे उनके घरों में जाते हैं, तो एक रिश्ता बना हुआ था यहाँ के लोगों के साथ जो बाहर के जो रियासती मजदूर है। जी इरशाद, अब शबीर एक बात ये भी कह रहे थे कि ये इस वाक़े के बाद, इस फायरिंग की घटना के बाद जिससे भी ये पता चल रहा है उसके दिल में एक गम है, गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन किसी तरह कोई पैनिक नहीं है। वहां पर आसपास जो चीजें जैसे चल रही थी सब चल रही हैं, और भी दीगर जो मजदूर है वो अपने काम पर जा रहे हैं, या तो उनकी ये जरूरत है, उनकी ये मजबूरी है, जो भी कह लिया जाए, लेकिन ये कि किसी तरह का पैनिक नहीं है। क्या आप कुछ इस तरह का वहां बदलाव महसूस कर रहे हैं जहां पर यह वाकया हुआ था, जहां पर फायरिंग की घटना घटी थी, आप वहीं पर मौजूद है? बिल्कुल विशाल जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो जगह है, यहाँ पे एक कम्प्लेक्स, नया कम्प्लेक्स बन रहा है। इस कम्प्लेक्स में वो जो मजदूर है वो काम कर रहे थे, ये कम्प्लेक्स जो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे है अभी भी जो है बेशतर दुकानें बंद है। यहाँ पे जो आम जो मुसलमान है यहाँ के लोग वो अपने घरों में बाहर निकल कर अपने रिश्तेदारों के लिए घर चले गए हैं, क्योंकि उनमें भी एक जो है परेशानी है, वो भी फील कर रहे हैं कि इस तरह का वाक़ा नहीं होना चाहिए। मासूम जो बाहर के रियासत से मजदूरी करने के लिए आते हैं, गरीब लोग होते हैं, रोजी रोटी के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा ये परेशानी है। यहाँ के लोग भी परेशान हैं, लेकिन कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहते हैं, उनमें भी एक डर है। लेकिन यहाँ पे जो है एक भाईचारे की मिसाल आज भी दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों में भी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे पुलिस के कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे अब जो जिस कमरे में ये वारदात पेश आई थी, जहाँ पे उनको गोलियां चलाई गई, उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। तो अभी हम बाहर ही है, वहाँ पे जहाँ पे वो उनकी रिहाइश थी उसके बाहर ही हम खड़े थे, तो उसी कम्प्लेक्स के सामने हम भी यहाँ पे मौजूद है। लोग जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनमें भी गुस्सा है, उनमें भी ये इस चीज को लेकर काफी परेशानी है। जी इरशाद, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और शब्बीर आपका भी शुक्रिया, आपने भी काफी अहम जानकारी शेयर की है दर्शकों के साथ। और इसके साथ ही हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एक्ट 10। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 यात्रियों का 12वां जत्था जम्मू से रवाना हुआ है। यात्रियों का 12वां जत्था जम्मू से रवाना हुआ। जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए यह जत्था रवाना हुआ है। जत्थे में कुल 7,245 यात्री, जिनमें 3,144 यात्री बालतल के रास्ते से रवाना हुए हैं और 4,101 यात्री पहलगाम मार्ग से रवाना हुए। तो ये 12वां जत्था है जो जम्मू से कश्मीर की तरफ रवाना हुआ है, और ये जम्मू यात्री निवास से इसकी रवानगी हुई है। जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए जो जत्था आज रवाना हुआ है उसकी कुल संख्या जो है उसमें यात्रियों की वो है 7,245, लेकिन ये 7,245 यात्री अलग अलग मार्ग से गए हैं।
जिनमें से 3,144 यात्री बालटल के रास्ते से रवाना हुए हैं, जबकि 4,101 यात्री पहलगाम रास्ते से रवाना हुए हैं। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली के पानी पानी होने की। जी हां, दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 208.42 मीटर पर बह रही है यमुना। हालांकि कुछ इसका स्तर देखा जाए तो कम हुआ है, ये 208.7 या 8 तक पहुंच चुकी थी। और यमुना अभी भी लेकिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लाल किले के पास 3 फीट पानी भरा हुआ है। कश्मीरी गेट और आईटीओ तक पानी पहुंच चुका है। रिंग रोड से आईटीओ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। दिल्ली में राजघाट भी पानी में डूबा। दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। रविवार तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। आज लाल किला भी बंद रहेगा। दिल्ली में निगम बोध शमशान घाट भी बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, और दिल्ली में पानी और बारिश ने किस तरह से वहां पर भी अपनी धमक दे दी है, ये साफ तौर से पता चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से यमुना अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, आप यहां पर देखें तो मैं राजघाट के बाहर का नजारा आपको दिखाना चाहूंगी। यहां जो समाधि है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गई है। और जब हम यहां पर पहुंचे थे तो पानी थोड़ा सा नीचे था, लेकिन अब यहां पर पानी और भी ज्यादा बढ़ गया है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पेड़ पौधे पूरी तरीके से डूब चुके हैं और इसके साथ जो समाधि यहां पर है वो डूब चुकी है। यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं उन्हें पूरी तरीके से रोक दिया गया है। यहाँ पर पर्यटकों को आने की फिलहाल मनाही है, क्योंकि अगर 7 बजे तक की बात करें तो 208.44 यमुना का जलस्तर है, और जो कि खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर है। फिलहाल थोड़ा सा यमुना का जलस्तर दूसरी जगहों पर जरूर कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर जल भराव की बात करें तो जब हम यहाँ पहुंचे थे तो ये थोड़ा सा पानी दूर था, और अगर आप पीछे देखें तो जो राजघाट लिखा हुआ है वो साफ नजर आ रहा था, लेकिन अब लगातार जो पानी का स्तर यहाँ बढ़ता जा रहा है और वो भी यहाँ डूबता नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो यमुना का जल स्तर है वो किस तरीके से असर डाल रहा है लोगों के जनजीवन पे, वो अस्त व्यस्त पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और अब लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि यमुना के जलस्तर में थोड़ी सी कमी आए और वापस वो अपने सामान्य जनजीवन में जा पाए, क्योंकि तस्वीरें आपको साफ दिखाई दे रही होंगी। नदी जैसा पूरा एक नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है, मानो कि यहाँ जो राजघाट है वो एक तरीके से पूरी नदी में तब्दील हो गया हो। दूर दूर तक आप जहाँ देखेंगे पानी का बहाव भी काफी ज्यादा है और लगातार पानी यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन जगदीश उपराती के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फराह हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। फराह, दिल्ली का क्या हाल है? देखिए, दिल्ली का हाल बेहाल है। इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूं और जितनी भी प्राइम लोकेशंस हैं वहां पर यही नजारा देखने को मिल रहा है। अभी जब हम थोड़ी देर पहले यहां आए थे तो यहां पर राजघाट का नेम मार्क जो था वो दिख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और कल रात तक यहां पर पानी नहीं था, लेकिन जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए यहां पर लोग आए तो वो यहां का नजारा देख के बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इसी तरीके से प्राइम लोकेशंस में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। आईटीओ की बात की जाए, रिंग रोड की बात की जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर अभी हम मौजूद हैं यहाँ से ओल्ड दिल्ली, लाल किला, ये सारी बहुत नजदीक है। तो यहाँ से अगर पानी जाएगा तो लोगों को ये भी चिंता है कि उनके घरों तक पानी ना आए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार नीचे होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर भी करंट की बात करें तो 208 जो है वो 38 तक पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पानी जो है वो प्राइम लोकेशंस में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, सुबह से रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं, ट्रैफिक जो है वो लग रहा है। हालांकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर स्कूल जो है वो बंद है, मेट्रो बहुत धीमी चल रही है, तो लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और जो लोग बिल्कुल लोहे के पुल की बात करें, ये यमुना के नजदीक रहते थे, उनको हटा दिया गया है। राहत कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। एनडीएफ की 12 टीमें जो है वो तैनात है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां से हटाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसकी वजह से लोगों ने अपनी जो है सर से छतें भी खोई हैं और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। ये नजारा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से प्राइम लोकेशंस पर भी पानी जो है वो पहुंच गया है। और सुबह जब हम आए थे तो यहाँ का लेवल इतना नहीं था, लेकिन लगातार ये जो लेवल है ये बढ़ता जा रहा है। तो फराह, आप ये बता रही है कि यमुना में जल का जो स्तर है वो थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन प्राइम लोकेशन में पानी जो है वो ज्यादा होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? और दूसरा ये कि अनुमान क्या है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कि अभी आने वाले समय में क्या दिल्ली में और बारिशें होंगी, हालात और संगीन होंगे, या फिर क्या हालात बेहतर होते चले जाएंगे?
जी देखिए, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि लगातार जो जल स्तर है वो नीचे होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हथनीकुंड बैराज से जितना भी पानी रिलीज किया गया है वो प्राइम लोकेशंस पर इकट्ठा हुआ है और जो भी इलाके जो यमुना के नजदीक आते हैं वहां पर इसी तरीके से पानी जो है वो देखा जा रहा है। अगर हम आईटीओ की बात करें तो कल तक आईटीओ पे इतना पानी नहीं था, लेकिन अभी आईटीओ का ये आलम है कि आईटीओ के जितने भी बस स्टैंड हैं वो लगभग डूब गए हैं और वहां पर पानी जो है वो भरा हुआ है और वहां पर इतना ट्रैफिक लग रहा है कि रूट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं अगर मैं आपको राजघाट की बात बताऊं तो जब हम सुबह यहाँ पर आए थे तो राजघाट पर इतना पानी नहीं था, धीरे धीरे जो है वो पानी बढ़ता जा रहा है। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि पानी को जल्द से जल्द जो है वो डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक रेलिंग थी जो साफ तौर पर बनी थी जहां से लेवल दिख रहा था, अब वो रेलिंग भी जो है वो डूब गई है। तो लगातार जो है वो पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं हम जो ऑल ओवर बात कर रहे हैं यमुना की, वहां पर जो उसका लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है, जो कि एक राहत की बात है कि पानी जो है वो कम हो रहा है। और रही बात कि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है, तो आज सुबह भी हल्की बूंदाबांदी देखी गई थी। अगर बारिश का अनुमान की हम बात करें, अगर बारिश होती है तो स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि दिल्ली लगभग डूब रही है। और जैसे मैं बता रही हूँ कि प्राइम लोकेशंस जिनको कहा जाता है वो प्राइम लोकेशंस में भी हर जगह सिर्फ पानी नजर आ रहा है और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जी फराह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ये आपको बताना चाहेंगे, देखिए क्या इस वक्त दिल्ली के हालात हैं। दिल्ली में हालांकि यमुना में पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है और ये फराह ने बताया है, और साथ ही साथ लेकिन जो प्राइम लोकेशन से पानी जमा हो गया है वो एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। और जो अपडेट है वो यही है कि स्कूल कॉलेजेस सब कुछ इतवार तक बंद रहेंगे। सोमवार से जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से फिर आगे निर्देश दिया जाएगा या फैसला लिया जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि हिमाचल की क्या है हालात बारिश और बाढ़ के बाद।